बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मिनट्स जारी किए हैं उसमें कमेटी के कुछ सदस्यों ने आर्थिक मंदी यानी रिसेशन को भी लेकर कई बातें कही हैं। कमेटी सदस्य और डिप्टी गवर्नर एमडी पात्रा ने कहा है आम जनमानस ये मानने लगा है कि आर्थिक मंदी आएगी। अब सवाल बस ये है कि आर्थिक मंदी किस रूप में आएगी, किस रूप में दिखेगी। रिजर्व बैंक के अलावा अमेरिकी सेंट्रल बैंक के चेयरमैन जेरोम पावेल ने भी आर्थिक मंदी को लेकर आगाह किया है। पावेल ने कहा है कि ब्याज दरों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी अमेरिका को आर्थिक मंदी में धकेल सकती है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने ही हाल में ब्याज दरों में एकमुश्त 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी, जो 28 वर्ष में एक मुश्त सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी। पावेल ने कहा है कि अमेरिका को महंगाई दर 2% तक लाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। सर, भारत अमेरिका दो बातें एक सी कह रहे हैं। मंदी आ सकती है, भारत में भी कहा गया, अमेरिका में भी कहा गया, और महंगाई लंबी चलेगी। भारत में कहा गया 2024 तक हम 4% पहुंचेंगे और यहाँ 2% के लक्ष्य भी अभी दूर बताए जा रहे हैं। हम एक एक करके बात करते हैं। पहले भारत में मंदी को लेकर क्या क्या संकेत दिए गए या क्या क्या बातें कही गई? रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं और वो महत्वपूर्ण बातें संख्याओं में नहीं है, क्योंकि हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने हमें ऐसा कोई ग्रोथ चार्ट नहीं दिया है कि अगली तिमाही में या उसके बाद की तिमाही में आर्थिक विकास दर में कितनी गिरावट आएगी। लेकिन इस बात को बहुत गंभीरता के साथ और बड़ी साफगोई के साथ रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने स्वीकार किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक छोटी गिरावट का खतरा है। खुलकर स्टैगफ्लेशन या रिसेशन की बात नहीं कही गई, लेकिन ये मान रहे हैं सदस्य की डाई कास्ट हो चुकी है। महंगाई को रोकने के लिए बाजार में पूंजी का प्रवाह रोकना पड़ेगा, ब्याज दरों में कई चरणों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। और फर्क देखें कि वो ये मान रहे हैं कि जिस रिजर्व बैंक ने जिस गति से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है उसी गति से अपना इन्फ्लेशन का टारगेट भी बढ़ाया, यानी 90 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी ब्याज दरों में की गई है और करीब 100 बेसिस पॉइंट का इन्फ्लेशन का टारगेट बढ़ा दिया गया है। बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जो सप्लाई साइड से रिजर्व बैंक के कंट्रोल में नहीं है। इसलिए संकेत और इशारे ये हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की ढलान तेज होगी आने वाले समय में, अगली कुछ तिमाहियों तक और बल्कि 2024 तक। 2024 में जाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को कम करने का दौर शुरू होगा और महंगाई नियंत्रण में आएगी। ये संकेत उन सारे लोगों के लिए, उन निवेशकों के लिए, उन बाजारों के लिए बहुत स्पष्ट तौर पर रिजर्व बैंक इससे ज़्यादा खुलकर और कुछ नहीं कह सकता। तो खुलकर ये बता रहे हैं कि भारत को एक लंबी महंगाई से उबरने की एक लंबी कष्टदायक प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब हमें इंतजार इस बात का है कि नंबर्स हमारे पास सीएसओ के किस तरीके के आकलन आते हैं, बाकी एजेंसियां किस तरह के आकलन करती हैं। और मैं ध्यान रखना होगा शुभम की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आने से पहले दुनिया की ज़्यादातर एजेंसियों ने भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन घटा दिए थे। तो ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसी दिशा में या उस तरफ उन आकलनों को एक तरीके से समर्थन देती है, सपोर्ट करती दिखती है। सर, ये बात हुई भारत की। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में मंदी को लेकर क्या संभावनाएं, क्या अनुमान तैर रहे हैं? अमेरिका में मंदी को लेकर अभी तक फेडरल रिजर्व किसी हद तक ये इस बात को सीधे स्वीकार करने से बच रहा था कि इकोनॉमी की हार्ड लैंडिंग नहीं होगी। जब हम हार्ड लैंडिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आमतौर पर उसका इस्तेमाल इस संदर्भ में किया जाता है कि जब ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी होती है तो इकोनॉमी को एक तेज झटका लगता है और वो उसमें तेज गिरावट आती है और गिरावट के बाद फिर वो खड़ी होती है, तो ये गिरावट है, उसको हम हार्ड लैंडिंग कहते हैं। जेरोम पावेल ने, जो फेडरल रिजर्व के मुखिया हैं, उन्होंने कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे पर हार्ड लैंडिंग टाली जा पाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आंकड़े जो मिल रहे हैं हमें उस हिसाब से अमेरिका में अब जो 30 साल का फिक्स मॉर्गेज रेट है वो गिरना शुरू हो गया है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भी गिरावट आना शुरू हुई है। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट की रेट अभी थोड़ा सा नियंत्रण में है, लेकिन जो डिमांड डिस्ट्रक्शन का असर ब्याज दरें बढ़ने के कारण था उसका असर दिखाई देने लगा है। लेकिन महंगाई अभी भी बढ़ी हुई है, महंगाई पर उतना असर नहीं दिख रहा है। यहाँ भारत और अमेरिका बिल्कुल एक जगह हैं। दोनों केंद्रीय बैंकों ने बहुत आक्रामक ढंग से ब्याज दरें बढ़ाई हैं, पर दोनों जगह महंगाई की दर में उस तरीके की कमी नहीं दिखाई दे रही है। आमतौर पर अगर 2 क्वार्टर में निगेटिव ग्रोथ हो तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मंदी में मान लिया जाता है। पिछला क्वार्टर निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन ग्रोथ के साथ आया था। अगले क्वार्टर का आंकड़ा जुलाई के अंत में हमारे पास आएगा और तब हमें स्पष्ट होगा कि वहां से रिसेशन की ढलान शुरू होती कि नहीं। संभावना इस बात की है, अगर आप बॉन्ड मार्केट को देखें, आप बाकी ब्रॉडर मार्केट्स को देखें, तो माना जा रहा है कि ब्याज दरों में एक दो बढ़ोतरी और होगी और जिसका असर हमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक छोटी मंदी के तौर पर दिखाई देगा। कम से कम जेरोम पावेल और उनकी टीम और फेडरल रिजर्व की टीम तो ये मान रही है कि महंगाई पहली शत्रु है, उसको नियंत्रण करने के लिए जो कोलेट्रल डैमेज हमें झेलना पड़ेगा इकोनॉमी में डिमांड डिस्ट्रक्शन के तौर पर, उसे देखा जाएगा। और इसलिए दोनों तरफ से, अमेरिकी की अर्थव्यवस्था की तरफ से और भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ से बड़े खुलकर, बड़े स्पष्ट रूप से मंदी के संकेत मिलने लगे हैं। हाँ, अब यहाँ एक बड़ा सवाल है मंदी की प्रकृति को लेकर है।
अमेरिका की मंदी कैसी होगी, भारत में मंदी कैसी आएगी, भारत में वो स्टैगफ्लेशन होगी, भारत में वो डाउन टर्न होगा, भारत में महंगाई और आर्थिक विकास दर एक साथ गिरेगी या महंगाई पहले गिरेगी, आर्थिक विकास दर बाद में गिरना शुरू होगी। ये सारी चीज़ें हमें रेट कट के ट्रांसमिशन पर और सप्लाई साइड बहुत सारी प्रॉब्लम्स पर निर्भर करेगा। भारत के साथ एक और यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है कि भारत की निर्भरता बड़े पैमाने पर एनर्जी के लिए आयात पर है और रुपए की तेज गिरावट जो रिजर्व बैंक अब रोक नहीं पा रहा है वो भारत की महंगाई की गुत्थी को अमेरिका की तुलना में ज़्यादा जटिल बना रहा है। सर, संकेत क्या मिलने लगे मंदी के? क्या अभी एक दो बार और ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, उसके बाद पुख्ता संकेत आएंगे? अमेरिका से एक क्वार्टर नेगेटिव ग्रोथ के नंबर्स हमारे पास आ गए। जुलाई के नंबर्स के बाद अमेरिका के बारे में हमें पता चलेगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में क्या रिसेशन के दौर की शुरुआत हो गई है। 60-70% सर्वे जो अमेरिका के निवेश बैंकरों के बीच, इकोनॉमिस्ट के बीच किया, उनको लगता है कि 2 क्वार्टर या तीसरे क्वार्टर के बाद अमेरिका में इस तरीके के संकेत मिलने लगेंगे। यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई रिकॉर्ड पर है, 7%, 8%, 40 साल 45 साल की, जर्मनी की, और वहाँ भी अगले क्वार्टर से, ये क्वार्टर तो रिकवरी का क्वार्टर था, अगले क्वार्टर से इसकी गिरावट के संकेत मिलने लगेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगली तिमाही के, जो इस तिमाही के नंबर आएंगे, जो साल की पहली तिमाही के नंबर हमारे पास आएंगे, वो हमें बताएंगे कि कितना असर युद्ध का और बाकी चीज़ों का हुआ, क्योंकि जो साल की पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के नंबर आए थे उनमें हम उतना असर युद्ध का और बाकी चीज़ों का नहीं देख पाए थे। लेकिन अब ये स्टैगफ्लेशन होगी या कॉन्ट्रैक्शन की संभावना ना के बराबर है। भारत में तो नहीं हाँ, है। भारत में कॉन्ट्रैक्शन की संभावना ना के बराबर है, लेकिन अगर वो तेज गिरावट होती है और पिछले साल के अनुपात में आप देखें, पिछले साल हमारी तेज रिकवरी थी, तो हमें एक डीप स्लो डाउन जैसी परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है। एक वी किस्म की गिरावट अर्थव्यवस्था में अगले 2-3 महीनों में दिखाई देगी, क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी और लागत बढ़ने का असर, उद्योगों की लागत बढ़ने का असर और उससे जो मांग में कमी आई है वो अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। ये बात अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों के पूरे दस्तावेज को और उनकी बातों को पढ़ें और बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करें तो ये बता रहे हैं। यही सर। अच्छा, ये बात हमने केंद्रीय बैंकों के नज़रिए से देख ली, चाहे वो जेरोम पावल हो, चाहे वो शक्तिकांत दास हो। अगर आप सरकार की तरफ से देखें तो सरकार को अब क्या करना होगा? आरबीआई ने तो साफ साफ टेबल पर रख दिया, बता दिया कि भाई ये स्थिति है, ये होने वाला है। अब आप सरकार के नज़रिए से देखिए, एक इंपॉर्टेंट इवेंट भी सामने रखा है, चंडीगढ़ में बैठक होनी है जीएसटी काउंसिल की। केंद्र सरकार को अब क्या करना चाहिए? ये एक दिलचस्प पैराडॉक्स है। रिजर्व बैंक पिछले 2-3-4 महीनों से हर तरह से खुलकर वो सारे संकेत दे रहा है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के चुनौती में जाने के, और उन संकेतों को वहीं बैठा हुआ स्टॉक मार्केट बहुत कायदे से समझ रहा है और पढ़ रहा है। और भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड बिकवाली, रिजर्व बैंक की ब्याज दरें बढ़ोतरी से पहले से रिकॉर्ड बिकवाली चल रही है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। उसकी तुलना में दिल्ली की जो फिस्कल रेगुलेटर या फिस्कल नियामक है, वहाँ चीज़ें उतनी सक्रिय या उतनी बेचैनी भरी नहीं दिखाई देती। नॉर्थ ब्लॉक की तरफ से अगर आप देखें तो नॉर्थ ब्लॉक की तरफ से संभावनाएं तो जाहिर की गई कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा, पर वो इसे बहुत तेज़ी से सपोर्ट करने का, इसे ठीक करने का, फाइनली सप्लाई साइड चैलेंजेस को हैंडल करने की जिम्मेदारी जिस नॉर्थ ब्लॉक की या केंद्र सरकार की है, उसकी तरफ से अभी इस तरीके का कोई स्पष्ट लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म प्लान नहीं है कि अगर इंडियन इकोनॉमी तेज स्लो डाउन में जाती है तो उसका होगा क्या, होना क्या चाहिए। ज़रूरी ये है कि अगर मॉनेटरी रेगुलेटर इतने इस तरीके के बड़े स्पष्ट संकेत और सिग्नल दे रहा है और ये तक कह रहा है कि अगर इकोनॉमी गिरी तो $100 बिलियन का आउटफ्लो बाजार से हो सकता है, उस पर भारत के वित्त मंत्रालय को और बाकी लोगों को तत्काल रिएक्ट करना चाहिए, नए तरीके का प्लान लेकर आना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि रिजर्व बैंक जो बता रहा है उससे भरोसे के, कॉन्फिडेंस के कम होने की संभावनाएं बहुत जगह हैं। तो जब हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का दस्तावेज पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ सदस्यों ने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर अपना कैपेक्स प्लान बहुत मजबूती से लागू करना चाहिए, क्योंकि वहीं से थोड़ी सी रिकवरी को सपोर्ट मिलेगा। सरकारें अगर अपना निवेश करेंगी वहाँ से कुछ मदद मिलेगी, और भी कुछ चीज़ें जो कि रिकवरी पूरी तरह न टूट जाए उसे बचाने के लिए ज़रूरी हैं, वो कोशिश अब फिस्कल साइड से होगी। जो आप कह रहे हैं, अगर मॉनेटरी साइड से देखें तो रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से ना केवल महंगाई को रोकने के लिए पूरा दखल दे दिया है, बल्कि अब पॉलिसी रेट और इन्फ्लेशन का पूरा साइकिल भी क्लियर कर दिया है। अगर आप पढ़ो 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में परिस्थितियां ऐसी ही रहेंगी, धीमे धीमे सुधरना शुरू करेंगी। वित्त मंत्रालय किस बात का इंतजार कर रहा है, केंद्र सरकार किस बात का इंतजार कर रही है, उसे भी
इस रिकवरी के साइकिल, इसके माइलस्टोन क्या होंगे, केंद्र सरकारें क्या करेंगी, राज्य सरकारें किस तरह से निवेश करेंगी, टैक्स स्ट्रक्चर का क्या होगा, फिस्कल पॉलिसी का क्या होगा, सरकार कितना कर्ज लेगी, बढ़ी हुई ब्याज दरों और बढ़ी हुई बॉन्ड यील्ड के तौर पर केंद्र और राज्य सरकारों के बजट कैसे काम करेंगे, ये सब सवाल लोगों के दिमाग में होंगे, जिनका जवाब रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में केंद्र सरकार की तरफ से आना चाहिए। दूसरी बात जो आपने जिक्र की वो जीएसटी काउंसिल की बैठक है। फिस्कल साइड से एक बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत क्रूशियल मौके पर हो रहा है, जहां जीएसटी को 5 साल पूरे हो रहे हैं, राज्यों के लिए कंपनसेशन बंद होने वाला है। वहां तो कुछ दूसरे ही दस्तावेज चर्चा के लिए हैं। 2 कमेटी की रिपोर्ट सामने रखी है, एक जीओएम की रिपोर्ट है और एक जीएसटी काउंसिल की जो फिटमेंट कमेटी, ऑफिसर्स की कमेटी रिपोर्ट है। दोनों ही एक तरफ से इस बात की सिफारिश कर रही है कि टैक्स दरों में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। जीओएम की रिपोर्ट पर कल हमने विस्तार से चर्चा की थी। फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट ने जीएसटी काउंसिल की तरफ से आए इस सुझाव को नकार दिया है कि 200 उत्पादों पर या 200 सेवाओं और उत्पादों पर टैक्स दरों में कमी की जानी चाहिए। तो यहाँ तो बिल्कुल जिन मेजर्स पर जीएसटी काउंसिल विचार कर रही है वो रिसेशन के मिजाज और मांग के टूटने के मिजाज से बिल्कुल अलग है। यहाँ ज़रूरत तो यहाँ से टैक्स दरें कम करने के विटामिन की है, पर यहाँ तो प्रस्ताव जो जीएसटी काउंसिल की मेज पर है वो टैक्स दरें बढ़ाने का प्रस्ताव है कि अलग अलग टैक्स दरें बढ़ाई जाएं। तो यहाँ से इसकी रोशनी में अगर आप देखें ना, दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक से खड़े होकर अगर आप बैंक स्ट्रीट को देखें तो चिंताओं में और वरीयताओं में कहीं ना कहीं कुछ किस्म की असंगति दिखती है। लेकिन अब जबकि काफ़ी सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं तो हमें लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ बड़ी घोषणाएं आनी चाहिए, आएंगी, जो हमें आश्वस्त करेंगी कि अगले 2 साल में केंद्र और सरकार और रिजर्व बैंक मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था में जितना नुकसान कम से कम हो सके। ये बात रिजर्व बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कहा कि मिनिमम डैमेज इस पूरे ट्रांजिशन से इंश्योर करना होगा कि रिकवरी को मिनिमम डैमेज हो सके, और ये इसके लिए दोनों पहियों को एक साथ दौड़ना होगा।